विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वाराणसी का, वो भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। हमें जो जानकारी मिली है कि नवंबर अंत तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक तरफ तो पूरा जो सामाजिक समीकरण है वो कैबिनेट विस्तार के जरिए या केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए उसको तो ठीक किया ही है, अब विकास के मॉडल को भी आगे रखकर यह बताने की कोशिश होगी चुनाव में कि बीजेपी ने 5 साल में क्या काम किया, क्योंकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ है और वो इसी के जरिए इसका जवाब देने की तैयारी में है। विशाल। रोहित अपन भारती, 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी कई ऐसी योजनाएं थी जिनका लाभ जमीन पर लोगों को मिला और यही वजह थी कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब जब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव में जा रहे हैं तो वो कौन सी परियोजनाएं होंगी जिसे सामने रखकर बीजेपी चुनाव में जाना चाहेगी? देखिए, मेरी जानकारी में जो दिखाई पड़ा उसमें एयरपोर्ट, 4 बड़े एयरपोर्ट के अलावा छोटे छोटे एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट तो मैं समझता हूं कि इतनी तेज रफ्तार से बनता हुआ देश का पहला एयरपोर्ट वो दिखाई पड़ रहा है। मेट्रो परियोजनाओं पर भी अच्छा काम हो रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हूं कि आगरा का हो, कानपुर का मामला हो या अन्य शहरों का मामला हो, बनारस का तो वाकई में नक्शा बदल गया है। जिस तरह का काशी प्रोजेक्ट, काशी का जो मॉडल में जो बदलाव आया, विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ एक नया जो विकसित इलाका जो दिखेगा, सुंदर सा दिखेगा, अद्भुत है। वो तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के बस का मामला था। वो आसान नहीं था, इतने घरों को वहां से निवेदन करके हटाना, फिर वो बनाना, कॉरिडोर को बनाना। लेकिन मुद्दा क्या है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके पहले भी कहा कि क्या केवल योगी आदित्यनाथ अकेले विकास मॉडल की बात करेंगे या उनके तमाम मंत्रियों और विधायकों को भी बात करना होगा, संवाद करना होगा। फ्रंट पर जब तक आप सबको नहीं लाएंगे, लोगों की समझ में नहीं आएगा। चूंकि ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। चीन में मैं बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन की खबरें पढ़ता हूँ कि बहुत सारा हाईवे बन गया, बहुत सारा हो गया। वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं करते हैं। कारण एक पार्टी का शासन है, वहां दूसरी पार्टी है ही नहीं, तो उनको तो कोई मुगालता नहीं है कि जनता उनको हरा देगी, ये होगी। हमारे देश में प्रधानमंत्री को हर 5 साल पर चुनाव फेस करना है और अब राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होना है। तो तरक्की जो होती है ना, उसे बतलाना भी बहुत जरूरी है। वो कॉन्क्लेव के जरिए बताइए, या हाईवे का उद्घाटन होता है, या मेट्रो और एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, उसके जरिए बताइए। बताना तो पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो जनता के बीच में मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारी पार्टियां शासन में आने के लिए बेताब है। उस बेताबी को समझने के लिए आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने प्लानिंग बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर विरोध भी है, जिसके कारण कुछ चीजों, अब जैसे लखीमपुर का एक लाइन में, विषय आज लखीमपुर का नहीं है, लेकिन लखीमपुर पर विपक्ष की दिलचस्पी क्यों है? कई बार वहां पर जो 8 विधानसभा सीटें थी, उनमें से एक ही सीट पर बीजेपी आती थी, 7 सीटें हैं जो विपक्ष को चला जाता था। इस बार 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, 8 सीटें हैं जो बीजेपी ने ले लिया। अब जाहिर है कि विपक्ष तो चाहेगा कि लखीमपुर फिर से उसके पास आ जाए। मैं किसी भी दल की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देखना पड़ेगा। एक तो केंद्रीय मंत्री जो बने हैं वो ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण लॉबी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है? तो हम विकास के मुद्दों को भटकाने के लिए कहीं ना कहीं किसी मुद्दे में जाकर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, और हम 5 साल में अक्सर कहीं ना कहीं आंदोलन, संघर्ष, लोग सड़कों पर उतरे रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि प्रधानमंत्री वहां परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं करें या कॉन्क्लेव के बारे में नहीं बात करें। एक बात ये समझने की जरूरत है कि शहरों को किस तरह के मॉडल का हम शहर बनाएं कि हर बार एक नाली या नाला हर 3 साल के बाद क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है? आप ऐसा क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम अगले 50 साल के लिए अपने नाली और नाले का निर्माण करें कि बार-बार। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सुनवाना चाहूंगा कि वहां पर दरअसल चल क्या रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव में है, उनके साथ केंद्रीय मंत्री, जरा सुनते हैं किस तरह से उन्हें बताया जा रहा है। उसको प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही साथ ये जो बस है, ये फिलहाल अभी यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो रवाना होंगी और धीरे धीरे इनका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ मेट्रो
जो शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा माध्यम है मेट्रो रेल सेवा, जिसको लेकर के यहाँ पर इस प्रदर्शनी में उसे भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से लखनऊ के बाद और जो शहर है उत्तर प्रदेश, वहां पर मेट्रो का विस्तार हो सके, मेट्रो का जाल बिछ सके, ताकि लोगों का समय बचे, कम खर्च में लोग जो है शहरों के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक आवागमन कर सके। इसके साथ साथ कई सारी और भी योजनाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट बनाने को लेकर के, उसको लेकर के भी काफी कुछ जो है उड़ान योजना के अंतर्गत उस पे काफी उसके विकास को भी लेकर काम चल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त लखनऊ में है, वहां पर वो एक प्रदर्शनी का दौरा कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की तस्वीरें आपके सामने, मोदी मॉडल से यूपी को विजय करने का ये जो पूरा प्लान है, ये जो पूरा रोड मैप है, उसकी तस्वीरें लाइव इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं। तमाम गणमान्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं, और न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का ये मौका है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, अमृत मिशन समेत अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर जोर रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। और हमारे साथ चूंकि खास मेहमान लगातार बने हुए, अनुराग सिंह मेरे साथ, आप स्पोक्स पर्सन बीजेपी की हैं, आशुतोष वर्मा मेरे साथ स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हैं, रॉय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। रॉय तपन भारती, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। ये तस्वीरें जो हैं आगामी मिशन जो उत्तर प्रदेश का है उसको फतेह करने के नाम के साथ ही जो पूरा परस्पर विकास है सूबे का, सबसे बड़ा सूबा है देश का, उसके परस्पर विकास की एक रिफ्लेक्शन है जिसको हम देख पा रहे हैं। जो प्रदर्शनी है जो इस वक्त इस न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के जरिए हम देख पा रहे हैं लखनऊ से, इसको आप कितने बेहतर तरीके से समझा पाएंगे? देखिए, काफी वर्षों से इस बात पर ये बहस चल रही थी कि पॉल्यूशन का कम करने के लिए एनसीआर के इलाके जो हैं, दिल्ली से सटे हुए जितने भी जिले हैं, उन जिलों में किस तरह से इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएं। शायद लगभग 7 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का आज से उद्घाटन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हम बिना डीजल वाली बिजली से हम यदि बसें चलाते हैं तो बहुत ही बड़ा फायदा पॉल्यूशन के लेवल पर होगा। एयरपोर्ट के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट पर इतना ज्यादा पैसेंजर्स का लोड आ गया था कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं तो अभी हाल फिलहाल 1-2 बार यात्रा करने गया तो 2-2 घंटे तक मुझे कतार में दिल्ली के एयरपोर्ट पर लगना पड़ा। लेकिन जेवर एयरपोर्ट जो योगी आदित्यनाथ जिसके पीछे लगे हुए हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो, वहां बताया जा रहा है कि काम की रफ्तार बहुत तेज है। इसी तरह पूर्वी यूपी, उनका जिस इलाके को बिलोंग करते हैं गोरखपुर से, उस इलाके पर भी उनका ध्यान है। पूर्वांचल हाईवे बनाने की बात हो तो ये कॉन्क्लेव के जरिए यूपी में एक बहस छिड़ रही है कि यूपी विकास के लेवल पर कहां पहुंचा है, कहां से कहां गया है। मुझे खुशी है कि यूपी अपने बजट का ऊपर ले जाने में कामयाब हो रहा है। उसमें जीएसटी का भी योगदान है, अन्य टैक्सों का भी योगदान है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को पैसे की जरूरत है यूपी के विकास के लिए। वो 5 लाख करोड़ की बजाय शायद वो 6 लाख या 7 लाख करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बजट को। उसमें यदि कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बस हुई। लेकिन मुद्दा है कि 2.5 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पहले सारे तमाम परियोजनाओं को, कुछ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, जैसे कुछ मेट्रो शुरू होने वाली है कानपुर में, आगरा में, उसको हरी झंडी दिखानी है। कुछ हाईवे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ नई परियोजनाएं शुरू होनी है। इन पर बहस होगी तो बड़ा अच्छा रहेगा इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का भटकाव कहीं ना कहीं सांप्रदायिक या धार्मिक दिशाओं में हो जाता है तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि यूपी में इस बार लगभग विकास के मुद्दे की बात की ओर बीजेपी मोड़ना चाहती है। अब देखना है कि विपक्ष भी जो है उसको किस रूप पे लेता है। क्या, जैसे अभी डिबेट चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आज अमृत महोत्सव मनाने की क्या जरूरत है। मुझे पत्रकार के नाते मुझे अच्छा नहीं लगा कि क्या हम परियोजनाओं का उद्घाटन या कॉन्क्लेव पर बहस या कॉन्क्लेव का उद्घाटन इस कारण रोक देंगे कि कहीं एक जिले में अप्रिय घटना हुई थी, हालांकि उसे भी डैमेज कंट्रोल के तहत मुख्यमंत्री ने सुलझाने की भरपूर कोशिश की है। तो ऐसा मत कहिए कि कॉन्क्लेव डेवलपमेंट से जुड़े कॉन्क्लेव को रोक दिया जाए या हम बहुत सारी प्रोजेक्ट का जो हरी झंडी दिखाना है उसे रोक दिया जाए। ये अच्छी परंपरा नहीं है। वो सरकार समाजवादी पार्टी की हो या बीजेपी की हो या किसी भी दल की सरकार हो,
परियोजनाओं का सिलसिला जारी रखने दीजिए, वो जारी रहना चाहिए। कभी कभी किसी दुखद घटनाओं के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट को यदि रोकेंगे तो 365 दिन में आपके पास समय कितना मिल रहा है? जिस राज्य में या शहर में रोजाना 5 से 10 किलोमीटर सड़क बनाने का जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है, वहां यदि हम एक दिन भी रोकते हैं तो हमारा विकास बहुत पीछे की ओर चला जाएगा। अब ये इन मुद्दों को देखना है कि सरकार में जो एक तो दो बातें मैंने देखी है कि योगी सरकार की ये बात पता नहीं जनता तक पहुंच रही है कि नहीं। 50 साल की उम्र के अधिक वाले जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं है। ये तय है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो 50 साल के ऊपर के सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो उन्हें वीआरएस दे दिया जाए, उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाए, ताकि सरकार के काम में तेजी आए, जो खाली जगह बचे वहां बेरोजगारों को नौकरी करने का मौका मिले। हालांकि ये मुद्दा आज कॉन्क्लेव के मौके पर बोलने का नहीं है, लेकिन मुझे बताने का मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने सोचा है कि ऐसा करना चाहिए। उस दिशा में बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को नोटिस भी मिल चुका है। तो अब ये देखना है कि ये जो परियोजनाओं का उद्घाटन की जो लगातार सिलसिला शुरू होने वाला है, क्या इनकी रुकावट डालने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं? कहीं अप्रिय घटनाओं के कारण इसमें रुकावट डालने का प्रयास हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो सभी दलों को चाहिए कि उसका वेलकम करे। ऐसा नहीं, ये परियोजना तो बहुत दिनों से जेवर एयरपोर्ट की बात चल रही है। मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव सरकार ने भी इस एयरपोर्ट के बारे में, लेकिन अमली जामा यदि योगी आदित्यनाथ ने पहुंचाने की कोशिश कामयाबी मिली है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उसमें कोई अड़चन डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि देश की इकोनॉमी, केवल भारत की इकोनॉमी ही खतरे में नहीं आई कोरोना के कारण। पाकिस्तान तो लगभग बर्बाद हो चुका है, वहां के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा, वहां की इकोनॉमी तो ध्वस्त हो चुकी है। भारत और चीन, यही दो ऐसे मुल्क पूरी दुनिया में है जो सरवाइव कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में सुधार आया है। अभी तो कल भी एक बहुत अच्छा एक रिपोर्ट आई है कि रियल एस्टेट में बड़ा जबरदस्त उछाल आया है पिछले 3 महीने में। मतलब कि जो कोरोना के पहले जितने मकान बिक रहे थे उसी आंकड़े पर वो पहुंच गया है। तो अच्छी जब खबरें आती हैं, आज विकास की जब बातें आती हैं तो सिलसिला जारी रखने दीजिए, उस पर ब्रेक मत लगाइए। और जहां जो जिस मामले में, जिस दिशा में हम आपके पहले जो चर्चा जो चल रही थी उसमें हम कह चुके हैं कि डैमेज कंट्रोल का प्रयास मुख्यमंत्री की ओर से हो चुका है। क्या उसी दिशा में हम एक ही जगह घूमते रहें? यदि घूमते रहेंगे तो फिर हम आगे 75 जिलों का विकास कैसे करेंगे? हम गरीबों को मकान कैसे देंगे? गरीबों को मकान देना बहुत जरूरी है। एक लड़ाई और छिड़ने वाली है इलेक्शन को लेकर, बिजली कौन पार्टी सस्ती देगी, इसकी भी लड़ाई छिड़ेगी। हमें देखना है कि बीजेपी भी क्या उस जाल में फंसने के बाद वो भी है सो सस्ता करेगी तो शायद बिजली इंजीनियरों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, विभाग के पास नहीं रहेंगे। ये आने वाले समय में बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में जो बिजली का जो लालच दिया गया वो शायद यूपी में भी हमको दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ हैं। आलोक अवस्थी जी, 7 अक्टूबर तक ये कॉन्क्लेव चूंकि चलने वाला है और सूबे में चुनाव है, 2.5 महीने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले जो तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का, परियोजनाओं का, जिसपे पूरी तरह से विकास पर सूबे के जोर है, उनका अनावरण होना, लोकार्पण होना, दरअसल सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की एक बड़ी तस्वीर है। इन तस्वीरों को आप भी देख पा रहे होंगे जो न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव से इस वक्त हम लाइव दिखा पा रहे हैं। इनको कैसे समझाइएगा विकास के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश जब 2016 से के बाद 2017 में बीजेपी को मिला था तो एक बीमार प्रदेश के रूप में, एक अपराधियों से ग्रस्त प्रदेश के रूप में, एक हर महीने दंगा होने वाले प्रदेश के रूप में मिला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इसको विकास के मुद्दे पर सबसे पहले और आमूलचूल परिवर्तन किया। उन्होंने अपराधियों को ठिकाने लगाने थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश के अंदर और 3 लाख करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट आया। उसकी वजह से तमाम लोगों को रोजगार मिला। 1 करोड़ 61 लाख लोगों को लगभग रोजगार है, जो आंकड़े हैं हमारे पास। और इस इन्वेस्टमेंट से प्रदेश के अंदर जो है हमारी जो जीडीपी थी, जो 13वें स्थान पे थी, वो बढ़कर के आज दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। जो बजट जो है 2016 में 2,22,000 करोड़ का था, वो आज बढ़कर के 2021 का बजट हमारा 5,57,000 करोड़ का हुआ है।
तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बाढ़ आई हुई है, जिसके तहत हम लोग जो है इतना काम कर पा रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास की नींव रखी थी जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को उन्होंने जो है जनता को समर्पित किया था। उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि आज जो है विकास की नदियां बह रही हैं। आज आजादी का 75वां हमारा जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके अंतर्गत हम आज 1,53,702 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण जो है आदरणीय प्रधानमंत्री से प्रदेश सरकार कराएगी और 1256 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। अमृत मिशन के तहत 502 करोड़ रुपए की 17 पेयजल परियोजनाएं, जो हर घर नल पहुंचाने की जो योजना प्रधानमंत्री जी ने इस जो मोदी 2 की जो सरकार है उसमें कहा था कि हम हर घर में नल पहुंचाएंगे। उसके तहत अमृत योजना में बहुत काम हो रहा है। हमारा बुंदेलखंड तो बराबर प्यासा रहा है, वहां पर हर घर नल पहुंचाने की योजनाएं चल रही है। कई अन्य क्षेत्रों में जहां पर पानी नहीं है वहां पर कैसे पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचे, उसके लिए पूरी योजनाएं बनकर के काम चालू है, कई जिलों में पहुंच चुका है। और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी 75,000 जो प्रधानमंत्री आवास हैं, गरीब है जिनको कोई पूछता नहीं था, गरीब नारायण की सेवा के लिए ही उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का मूल मिशन लगाया और उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन के माध्यम से इन गरीबों के कल्याण के लिए काम करिए। आज ऐसे 75,000 घर जो गरीब लोग हैं उनको घर दिए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी जो है प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने कई बेघरों को, जिनको कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें घर की अपनी छत भी नसीब होगी, छप्पर में लोग रहते थे, पन्नी लगाकर लोग रहते थे, नालों के किनारे, नदी के किनारे किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे, ऐसे लोगों को छांट करके उनको जो है घर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री जी की वजह से ही आज जो कोरोना का जो हमारा पहला टर्न आया, फिर आज जो दूसरा टर्न आया, अब हम उससे भी बाहर निकल आए हैं। 15 करोड़ ऐसे लोग हैं गरीब जिनके यहाँ 5 किलो अनाज हम मुफ्त में दे रहे हैं। ऐसे श्रमिकों को भी जो है हमने अपने यहाँ रेगुलराइज किया है और उनको हम तमाम उद्योगों को दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ स्किल लेबर है, इस तरह की हमारे पास पूरी सूची है। तो जो भी कंपनियां यहाँ लगती हैं हम उनको सूचियां देते हैं कि हमारे पास आप इनमें से लीजिए। तो काफी लोगों को इससे रोजगार मिला है और प्रधानमंत्री जी की तमाम ऐसी योजनाएं, इससे गरीबों के वर्ग के बहुत ताकत मिली है। आज जो हमारी माताएं धुएं से जो है जिनकी आंखें जलती थी, आज जो उज्ज्वला गैस उनके घर पर गई है, उनको धुएं से मुक्ति मिली है। उत्तर प्रदेश एक अंधकार वाला प्रदेश था, बिजली नहीं आती थी। बिल्कुल आलम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अजीज खान साहब मेरे साथ है। अजीज खान साहब, आजादी के अमृत महोत्सव का ये मौका, जिस तरीके से आजादी के 75वें वर्ष पर 75 हाउसिंग तकनीकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो गणमान्य लोग मैं देख पा रही हूँ, राजनाथ सिंह साहब, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ साहब, हरदीप पुरी और डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, ये सब जायजा ले रहे हैं। इस पूरे न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव से प्रधानमंत्री का एक बड़ा संदेश सूबे के जन जन तक पहुंचाना है, उसको समाजवादी पार्टी कैसे लेती है? इस पर भी, इस विकास परियोजना पर भी, विकास की इस बड़ी तस्वीर पर भी आपकी आपत्ति क्या? देखिए मैडम, 2 बातें मुझे करनी है। बताइए। पहली बात तो वैसे तो माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने 1768 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। 925 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जमीन पे ही नहीं उतरे और 479 जो जमीन पे उतारे ही गए और वो इतने लेट कर दिए गए कि 4.4 लाख करोड़ रुपया उसमें एक्स्ट्रा लगा।